निवेदिता हिंदी एवं विधिक कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विधिक कक्षा की इस कड़ी में हम एक नया विषय अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं आहत शास्त्र विषय पर अध्ययन करेंगे। क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय में आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपराध शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र विस्तार की विवेचना कीजिए। डिफाइन क्रिमिनोलॉजी एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। अथवा अपराध शास्त्र का अर्थ तथा विस्तार की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसी प्रकार डिफाइन क्रिमिनोलॉजी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी या इट्स क्रिमिनोलॉजी ए साइंस। ध्यान से समझना, अपराध एक आवश्यक बुराई है। सृष्टि की रचना के साथ साथ ही अपराधों का भी अभ्युदय हुआ है। धीरे धीरे अपराधों की मात्रा, अपराधों का स्वरूप, अपराधों की तकनीक में अभिवृद्धि एवं परिवर्तन होता रहा है। आज यह साइबर अपराधों तक की यात्रा पूरी कर चुका है। अपराधों के कारण एवं निवारण पर अतीत से चर्चा एवं चिंतन होता रहा है। अपराधों के कारण और निवारण पर प्राचीन समय से, अतीत से चर्चा एवं चिंतन होता रहा है। चर्चा एवं चिंतन के इस विषय को ही हम अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी का नाम दिया गया है। अपराध शास्त्र क्या है? वैसे तो अपराध शास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, लेकिन अलग अलग विधि शास्त्रियों, विधिवेताओं, न्यायविदों ने समय समय पर अपराध शास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है। सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराधी का अध्ययन एक घटना के रूप में करती है। तो डोनाल्ड आर टेफ्ट के अनुसार अपराध शास्त्र वह अध्ययन शैली है जिसकी व्याख्या विषय वस्तु में अपराध की व्याख्या, जिसकी व्याख्या विषय वस्तु में अपराध की व्याख्या और उसके निवारण के साथ साथ अपराधियों एवं बाल अपराधियों के लिए दंड एवं उपचार सम्मिलित है। रेकलेस के शब्दों में अपराध शास्त्र से तात्पर्य अपराध शास्त्री जिसका अध्ययन करते हैं वही अपराध शास्त्र है, क्रिमिनोलॉजी है। इलियट का कथन है कि अपराध शास्त्र अपराध और उसके उपचार का वैज्ञानिक अध्ययन है। डॉक्टर कैनी के अनुसार अपराध शास्त्र अपराध विज्ञान की वह शाखा है जो अपराधों का कारण, अपराध का विवेचन एवं निवारण से संबंधित है। इन सभी परिभाषाओं का सार यह है कि अपराध शास्त्र ज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपराध कारित करने तथा अपराधी बनने के कारणों, उनके उपचार और निवारण के तरीकों और अपराध से अपराधी तक पहुंचने की रीति का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से प्रौद्योगिक अपराध शास्त्र, ध्यान से सुनना, पिछले कुछ समय से प्रौद्योगिक अपराध शास्त्र का अभ्युदय हुआ है। यह प्रौद्योगिक अपराध शास्त्र अपराध शास्त्र की वह शाखा है जिसमें दो बातों का अध्ययन किया जाता है, अपराधी का मानसिक स्वास्थ्य और दंड नीति। इस प्रौद्योगिक अपराध शास्त्र में मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत अपराधी की आपराधिक मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है तथा उसके निदान के उपाय सुझाए जाते हैं। क्या अपराध शास्त्र विज्ञान है? कई बार यह प्रश्न उठता है कि क्या अपराध शास्त्र विज्ञान है? इस प्रश्न पर आज तक कोई सार्वभौम उत्तर नहीं दे पाया है। कुछ अपराध शास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। अपराध शास्त्र की
इस प्रकृति अथवा स्वरूप पर विचार करें। इससे पूर्व यह जान लेना जरूरी होगा, यह जानना हमारे लिए जरूरी है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन है। इसमें कारणों एवं परिणामों में संबंध स्थापित किया जाता है। विज्ञान क्या है? किसी विषय का सुव्यवस्थित जो है अध्ययन है। विज्ञान में हमेशा कारण, कार्य और परिणाम के बीच में कभी भी चेन जो है टूटती नहीं है। दो भाग ऑक्सीजन लीजिए, एक भाग हाइड्रोजन लीजिए, दोनों को मिलाइए, पानी अवश्य ही बनेगा। विज्ञान में चाहा गया परिणाम अवश्य ही निकलेगा, जिसे हम कानून की टेक्निकल भाषा में झेन बोलते हैं। झेन का मतलब विज्ञान, झेन का मतलब कारण कार्य परिणाम में चैन कभी भी नहीं टूटेगी, चाहा गया परिणाम अवश्य रूप से मिलेगा। इसके विपरीत लॉ में, अपराध शास्त्र में कारण कार्य परिणाम के बीच में कभी भी चैन टूट सकती है। चाहा गया परिणाम मिल भी सकता है और नहीं भी, इसलिए इसे टेक्निकल भाषा में ज्वलन कहा गया है। चाहा गया परिणाम मिल भी सकता है और नहीं भी। इसके विपरीत विज्ञान में झेन है, विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन है। कारण कार्य परिणाम के बीच में चैन कभी भी नहीं टूटती है। झेन है, चाहा गया परिणाम अवश्य निकलेगा। अपराध शास्त्र में झेन नहीं है, चाहा गया परिणाम मिल भी सकता है और नहीं भी ज्वलन है। चाहा गया परिणाम मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि डोनाल्ड आर टेफ्ट, सदरलैंड आदि अपराध शास्त्र को विज्ञान तो मानते हैं, लेकिन अविकसित। चाहा गया परिणाम मिल भी सकता है और नहीं भी। इसी प्रकार से सेलिन का मत है। सेलिन के अनुसार अपराध शास्त्र विज्ञान का तभी स्थान ले सकता है जब विधायिका द्वारा प्रतिपादित मनमानी परिभाषाओं के स्थान पर विज्ञान के अनुरूप वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएं प्रतिस्थापित कर दी जाए। साइंटिफिक तरीके से अगर विधि का जो अध्ययन किया जाए अपराध शास्त्र का, तो जो है वह विज्ञान का रूप ले सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि क्या अपराध शास्त्र विज्ञान है। विज्ञान में तो किसी विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। झेन है, कारण कार्य और परिणाम के बीच में अटूट चैन है। चाहा गया परिणाम अवश्य निकलेगा। दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन मिलाओ, पानी अवश्य बनेगा। जबकि अपराध शास्त्र में चाहा गया परिणाम मिल भी सकता है, नहीं भी। यही बात डोनाल्ड आर टेफ्ट, सदरलैंड आदि अपराध शास्त्री जो है इसको मानते हैं। इसी प्रकार से अपराध शास्त्र का क्षेत्र क्या है? आपने जो उपरोक्त परिभाषाएं देखी, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें अपराध शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर अध्ययन किया जाता है। अपराध क्या है, अपराध क्यों किए जाते हैं, व्यक्ति का मन अपराधी क्यों बनता है, अपराध से अपराधी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अपराधों का निवारण कैसे किया जा सकता है। इलियट ने अपराध शास्त्र में निम्नलिखित को शामिल किया है: अपराध की प्रकृति, आपराधिक आचरण, अपराधियों का व्यक्तित्व अध्ययन और अपराधों का निवारण एवं उपचार। सदरलैंड ने भी अपराध शास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित बातों को शामिल किया है: विधि निर्माण की प्रक्रिया, फिर विधि उल्लंघन की प्रक्रिया और विधि उल्लंघन से उत्पन्न प्रतिक्रिया। इस प्रकार जो है आपने देखा अपराध शास्त्र के क्षेत्र में हम अपराध क्या है, अपराध क्यों किए जाते हैं, व्यक्ति का मन अपराधी क्यों बनता है, अपराध से अपराधी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अपराधों का निवारण कैसे किया जा सकता है, आदि बातें अपराध शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। अपराध शास्त्र का महत्व, अपराध शास्त्र के अध्ययन का महत्व निम्नलिखित है। इस विषय का महत्व क्यों है क्रिमिनोलॉजी का? क्योंकि अपराध शास्त्र नंबर 1
सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करता है। वह उन कार्य की ओर जनसाधारण का ध्यान आकर्षित करता है जिनके कारण अपराध कारित होते हैं। इस वजह से अपराध शास्त्र का महत्व है। नंबर 2, अपराध शास्त्र का महत्व इसलिए भी है कि वह समाज में व्याप्त आपराधिक प्रवृत्तियों को उन्मूलन के लिए उपाय सुझाता है। नंबर 3, अपराध शास्त्र मानव मूल्यों में स्थिरता लाने के उपाय बताता है ताकि अपराधों में कमी लाई जा सके। अपराध शास्त्र मानव मन का अध्ययन करता है। मानव मन में छुपी उन प्रवृत्तियों का अध्ययन है जो मनुष्य को अपराध के लिए प्रेरित करती है। अपराध शास्त्र अपराधियों को सुधरने के अवसर प्रदान करता है, परिवीक्षा, पैरोल आदि आदि। अपराध शास्त्र समाज में उत्पन्न होने वाले नित्य नए अपराधों की ओर राज्य का ध्यान आकर्षित करता है। सफेद पोश अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम, तस्करी, कर चोरी, अपमिश्रण, लैंगिक शोषण, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, साइबर क्राइम अपराधों की तलाश अपराध शास्त्र की देन है। ऐसे अपराधों की तलाश अपराध शास्त्र की देन है। यह ज्ञानार्जन का अवसर देता है। अपराध शास्त्र जन साधारण में विधिक चेतना भी जागृत करता है। यह अध्ययन प्रणाली अपराध से अपराधी तक पहुंचने में, अपराध से अपराधी तक कैसे पहुंचा जाया जाता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अपराध एक आवश्यक बुराई एवं रोग है, अतः इस आवश्यक बुराई के निवारण और रोग निदान के अवसर सुझाता है अपराध शास्त्र। इसलिए अपराध शास्त्र का महत्व है। तथा अगला, अपराध शास्त्र अपराधों को नियंत्रित करने के प्रभावी उपाय बताता है ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके। इस वजह से इस विषय का महत्व है। इसी प्रकार से अपराध शास्त्र के अध्ययन से सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का भाव पैदा होता है। इसलिए जो है अपराध शास्त्र का महत्व है। प्रौद्योगिक अपराध शास्त्र अपराधी के मानसिक स्वास्थ्य एवं दंड नीति का अध्ययन करता है ताकि आपराधिक मनोवृत्तियां जो है स्पष्ट हो सके। ताकि आपराधिक मनोवृत्तियां, आपने पढ़ा कि प्रौद्योगिक अपराध शास्त्र अपराधी की मानसिक स्वास्थ्य, अपराधी का मानसिक स्वास्थ्य और दंड नीति पर आधारित है। तो ऐसा प्रौद्योगिक अपराध शास्त्र अपराधी के मानसिक स्वास्थ्य और दंड नीतियों का अध्ययन करता है। इसलिए जो है इस विषय का अपराध शास्त्र का महत्व है। इस प्रकार अनेक दृष्टियों से अपराध शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। इसी प्रकार डोनाल्ड आर टेफ्ट का एक कथन है कि अपराध शास्त्र के अध्ययन को टेफ्ट अपराध शास्त्र के अध्ययन को समाज सेवा का एक सर्वोपरि माध्यम मानते हैं। तो हमने देखा इस प्रश्न में कि अपराध शास्त्र क्या है, साथ साथ हमने पढ़ा क्या अपराध शास्त्र विज्ञान है, अपराध शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र और अपराध शास्त्र के महत्व पर हमने प्रकाश डाला। इसी कड़ी में हम एक और प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि अपराध से आप क्या समझते हैं। इसके आवश्यक तत्वों पर विचार कीजिए। ध्यान से समझना, अपराध एक आवश्यक बुराई है। इसकी विभिन्न विधिवेताओं ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। गिलिन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य एवं दुराचरण है जो समाज के लिए हानिकारक एवं स्थानीय विधि का उल्लंघन है। सदरलैंड के अनुसार अपराध मानव का ऐसा आचरण है जिसमें आपराधिक विधि का उल्लंघन अथवा अतिक्रमण होता है। स्टीफेन के अनुसार अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकारों के हनन से है जिसका समाज में फैली हुई दुष्कृतियों से है, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, अधिकारों के हनन से है। हेल्सबरी के अनुसार अपराध लोकहित के विपरीत एक ऐसा अवैध कृत्य है
जिसे कारित करने वाले को विधि के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाता है। टेफ्ट के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जिसका किया जाना दंड विधि के अधीन निषेध है तथा किए जाने पर विधि द्वारा दंडनीय है। ब्लैकस्टोन के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया जाता है जो राज्य द्वारा निषेध है। इसी प्रकार से क्रॉस एवं जोन्स के अनुसार अपराध एक ऐसा विधिक अपकार है जिसके उपचार के तौर पर राज्य द्वारा अपराधी को दंडित किया जाता है। इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में भी अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसका सार है अपराध शब्द इस संहिता के अधीन जो है अपराध शब्द में निम्नलिखित बातें शामिल है। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार अपराध शब्द में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है कि अपराध शब्द इस संहिता के अध्ययन या अतिस्मरण पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का द्योतक है। ऐसा न लिखकर आप एक सरल भाषा में लिख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार अपराध क्या है कि भारतीय दंड संहिता में किसी कार्य को करना या न करना अपराध है। उस कार्य को भारत में कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो वह अपराध माना गया है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाएं चाहे वो गिलिन है, चाहे सदरलैंड है, चाहे हेल्सबरी है, चाहे ऑस्टिन है, चाहे टेफ्ट है, चाहे ब्लैकस्टोन है, चाहे क्रॉस एवं जोन्स है, चाहे आईपीसी सेक्शन 40 के अनुसार, इन सभी परिभाषाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि अपराध एक आवश्यक बुराई है। यह स्थानीय या विशेष विधि का उल्लंघन है। यह विधि द्वारा दंडनीय है। यह अक्षम्य है। दंड की कमी करने का एकमात्र अधिकार राज्य को है। यह किसी कार्य या लोप एक्ट या ओमिशंस द्वारा कारित किया जाता है आदि आदि। अब हम देखेंगे अपराध के आवश्यक तत्व। ध्यान से सुनना। अभी आपने पढ़ा अपराध क्या है, अब जो है इसका आवश्यक तत्व। किसी कार्य या लोप एक्ट या ओमिशंस जिसे अपराध माना गया है, यानी ऐसा कार्य जो विधि द्वारा वर्जित है या जिसे किया करना या ना करना विधि द्वारा वर्जित है और किसी व्यक्ति द्वारा यह किया जाता है, तो यह अपराध का पहला आवश्यक तत्व है। दूसरा, क्षमता, यानी अपराध करने के लिए क्षमता। अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व है कि अपराध कारित करने के लिए व्यक्ति का सक्षम होना। सक्षमता से तात्पर्य वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 82 कहती है डोली इन कैपेक्स। बच्चा कभी गलती नहीं करता। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। कोई कार्य अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून की यह अवधारणा एक लैटिन सूत्र डोली इन कैपेक्स, बच्चा कभी गलती नहीं करता, उस पर आधारित है। दूसरे शब्दों में उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो कार्य को करते समय कार्य की प्रकृति या परिणामों को समझ सके। यह छूट सेक्शन 83 आईपीसी उन्हीं बालकों को भी दी गई है जो 7 से ऊपर के 12 अभी पार नहीं किए हैं। लेकिन कानून की यह अवधारणा खंडनीय है। यदि आपने साबित कर दिया 7 से ऊपर का बच्चा जो 12 पार नहीं किए हैं उसकी समझ परिपक्व हो गई है, तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जैसे एक 11 वर्षीय बालक ने एक हीरे का हार चुराया, अपनी मां को दे दिया, और एक दूसरा 11 वर्षीय बालक जो एक हीरे का हार चुराया और दुकान में ट्राई करते करते 35,000 में बेच कर आ रहा है। एक लाइबल है, दूसरा लाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून में कहावत है मैलिशियस एटेटम, ईर्ष्या उम्र की कमी को पूरा कर देती है। इसी प्रकार से
पागल व्यक्ति है, नशे में उन्मुक्त है, बशर्ते नशा उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है कानून में छूट है। ऐसा व्यक्ति जो पागल है, ऐसा पागलपन कार्य को करते समय होना चाहिए, न कि पहले न कि बाद में। इसी प्रकार से नशे में व्यक्ति है, ऐसा नशा उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, या तो भूल से ले लिया है या किसी ने कपट से दे दिया जानकारी के बिना। इस कारण से, पागलपन के कारण से या नशे के कारण से जो कुछ भी वो कर रहा है, जानने में असमर्थ है। दूसरे शब्दों में अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व है अपराधी का सक्षम होना, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थित होना चाहिए। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक का बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। यह छूट ऐसे बालकों को भी है जो 7 से ऊपर के 12 भी पार नहीं किए हैं, अपराधी नहीं है। पागल द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, सेक्शन 82, सेक्शन 85 आईपीसी। नशे में उन्मुक्त व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं है, बशर्ते उसको नशा जानकारी के बिना भूल अथवा कपट से दिया गया है। इसी प्रकार से स्वेच्छा अपराध का तीसरा आवश्यक है। जानबूझकर अपनी इच्छा से किया गया है, स्वेच्छा से अपराध कर रहा है, तीसरा आवश्यक तत्व है। कपट में किया गया, किसी के साथ में कपट हो रहा है, धोखा हो रहा है, भूल हो रही है, तथ्यों का दबाव, तथ्यों का भ्रम है, दबाव है, तो अपराधी को लाभ मिलेगा, तो वो अपराधी क्या, वो अपराध की कोटि में नहीं आएंगे। तथा चौथा आवश्यक तत्व है मेंस रिया यानी दुराशय। अपराध को कारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दुराशय, मेंस रिया। एक लैटिन सूत्र है एक्टस नॉन फेस्टिट्रियम निसी मेंसिट रिया, कि मात्र कार्य ही दायित्व पैदा नहीं करते, कार्य को करने के साथ साथ में कार्य प्लस गिल्टी माइंड। अपराध का चौथा आवश्यक तत्व है कि यदि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित ठहराया जाता है तो उसका चौथा आवश्यक तत्व है कार्य को करते समय उसका आपराधिक मनस्थिति होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अगर आपराधिक मनस्थिति नहीं है तो फिर वो अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। जैसे आप मंदिर गए, समानता के कारण भूलवश जो है आप दूसरे की चप्पल, क्योंकि वो भी बाटा की, आपकी भी 9 नंबर जो पड़ी थी वो 9 नंबर, वो भी लाल कलर की, आपकी भी नहीं थी और वो भी नहीं थी, आप समानता के कारण दूसरे की भूलवश पहन कर आ गए, आपका गिल्टी माइंड नहीं माना जाएगा, मेंस रिया दुराशय नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आप चप्पल पहन कर ही नहीं गए और छांट कर पहन कर आ रहे हैं, तब दुराशय माना जाएगा। इस दुराशय गिल्टी माइंड के कारण एक व्यक्ति अपनी वस्तु की चोरी कर सकता है। आपने मोबाइल ठीक करने के लिए दिया, मोबाइल ठीक हो गया, दुकानदार नहीं था, हमारा ही तो है, आप लेकर आ गए। यहां पर एक व्यक्ति गिल्टी माइंड है, अपनी वस्तु की चोरी कर रहा है। तो अपराध का तीसरा जो है आवश्यक तत्व है दुराशय, गिल्टी माइंड। ध्यान रहे, जो है जहां दुराशय को वर्जित कर दिया है, कठोर दायित्व के मामले में आप गिल्टी माइंड का भी बचाव नहीं ले सकते। जहां कानून द्वारा किसी कार्य को वर्जित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को उसके लीगल गार्जियन की अनुमति के बगैर नहीं ले जाएगा। अब आप कहते हो साहब लड़की मेरे को भगा कर लेकर गई है, 18 से ऊपर की लग रही थी, शारीरिक बनावट ऐसी है, इसने उम्र के बारे में झूठ बतलाया। नहीं, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को उसके लीगल गार्जियन की सहमति के बगैर ले जाएगा, अपराध है। यहाँ आप मेंस रिया का बचाव नहीं ले सकते। जहां कठोर दायित्व है, शराबबंदी है, शराब पाया जाना ही अपराध है, आदि आदि। इसी प्रकार से नंबर 5 अपराध का आवश्यक तत्व है दुराशय के बाद में विधि द्वारा दंडनीय। अपराध के लिए यह जरूरी है कि विधि का उल्लंघन करने वाला हो, किसी व्यक्ति या जनसाधारण को हानि, नुकसान या क्षति करने वाला हो, और पनिशेबल बाय लॉ, विधि द्वारा दंडनीय हो। इस प्रकार आपने देखा अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व, कार्य अथवा लोभ,
अपराध कारित करने के लिए व्यक्ति का सक्षम होना चाहिए यानी क्षमता। नंबर 3 स्वेच्छा। नंबर 4 दुराशय यानी मैंसरिया। और नंबर 5 विधि द्वारा दंडनीय होना चाहिए। धन्यवाद। अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जो है इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है इस चैनल के माध्यम से विधि के विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सके। एक सफल अधिवक्ता के लिए जिन जिन बातों का होना जरूरी है, आदि आदि सभी विषयों की एक क्रमशः जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। पुनः निवेदन करूंगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।